प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। विपक्षी गठबंधन इंडिया INDIA ने 14 पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया या उनका बहिष्कार कर दिया है। समन्वय समिति की बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन ने कहा है कि वो इन 14 पत्रकारों के, तमाम बड़े बड़े नाम हैं उसमें, उन 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों में ना तो शामिल होंगे और ना ही उनकी डिबेट शो में शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा जी, उन्होंने कहा है चूंकि ये पत्रकार रोजाना शाम को नफरत का बाजार खोल करके फैला करके बैठ जाते थे, इसलिए इस नफरत का जो बाजार था इसके ग्राहक हम नहीं बनेंगे और हम जो है इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। विपक्षी गठबंधन के इस फैसले के बाद भाजपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर है। मीडिया संस्थान भी इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, जिस तरह से भाजपा याद दिला रही है कि ये आपातकाल 2.0 है, जिस तरह से इंदिरा गांधी जी ने 1975 में आपातकाल लगाया था और प्रेस की स्वतंत्रता को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया था। अखबारों के दफ्तरों की लाइटें काट दी गई थीं, हजारों पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया था, अखबारों के दफ्तरों में सरकारी अधिकारी बिठा दिए गए थे जिनके संस्तुति के बाद ही कोई खबर जो थी वो अखबार में छापी जा सकती थी। तो क्या ऐसा ही है? इन 14 पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है या आज भी कांग्रेस और विपक्षी दल इतनी ताकत में हैं कि वो आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर सकें? तो आप भी जानते हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी आखिर क्या वजह रही कि विपक्षी दल के नेताओं ने इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रमों में शामिल होने से मना कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया? मैं आज के इस कार्यक्रम में इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि किसने उसकी क्या आलोचना की है, कि कैसे क्या है। आज हम जो विश्लेषण करेंगे इस बात का कि आखिर इतना कठोर फैसला, जिसकी सर्वत्र आलोचना और जो है भर्त्सना हो रही है, वो फैसला विपक्षी दलों ने लिया क्यों? तो मुझे जो समझ में आता है कि हाल फिलहाल में जिस तरह के बयान और जिस तरह की चीज़ें सामने निकल के आई हैं, तमाम विपक्षी गठबंधन के जो दल हैं उनके प्रवक्ता जब टीवी शो में बैठे होते थे तो वो उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब देने में काफ़ी असहज महसूस कर रहे थे। आप सोचिए कि उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु सरकार में मंत्री हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी जैसा है और इस सनातन धर्म का विरोध नहीं करना है बल्कि इसे समूल नष्ट करना है, इसका उन्मूलन करना है। अब इस पर अगर सवाल पूछा जाएगा विपक्षी दलों के नेताओं से, उनके प्रवक्ताओं से, तो स्वाभाविक रूप से जो प्रवक्ता उत्तर भारत के हैं या तमिलनाडु के बाहर किसी अन्य राज्य के हैं, उन्हें इसका उत्तर देना बहुत ही असहज करेगा। तो इसका उत्तर कैसे दे वो? इसके अलावा जो कांग्रेस के नेता हैं या इस समय तो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके बेटे ने, उन्होंने तो इस बयान का समर्थन कर दिया। वो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, प्रियांक खड़गे जी। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम जी, उन्होंने भी समर्थन कर दिया स्टालिन के बयान का। और तमाम नेता, उन्होंने स्टालिन के बयान का समर्थन कर दिया, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। तो बुरी तरीके से उलझ गए थे विपक्षी दलों के तमाम प्रवक्ता। टीवी शो के दौरान उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा खेदजनक, इतना जो है हताशा में वो बोल रहे थे, उत्तेजित हो जा रहे थे, आक्रामक हो जा रहे थे। अभी राहुल गांधी जी, जिस समय G20 समिट चल रहा था भारत में, पूरी दुनिया में उसकी वाहवाही हो रही थी। दुनिया भर के जो प्रतिनिधि भारत में आए वो इस कार्यक्रम की, इस आयोजन की सराहना कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी विदेश में बैठकर इसमें कीड़े खोजने की कोशिश कर रहे थे।
हमारे यहाँ कीड़े खोजना कहा जाता है। जब कोई चीज़ अच्छी है तो ज़बरदस्ती कीड़े खोजो, ये बताओ कि इसमें क्या कमी है। वो इस आयोजन में कमियां बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कुत्तों पे अत्याचार किए जा रहे हैं, ये कांग्रेसी नेता कह रहे थे। किस तरह से जो है वो झोपड़पट्टियों के लिए या जो अन्य बस्तियां थीं जो पूरी तरीके से विकसित नहीं थीं, उनके लिए ढाक दिया गया, इसकी आलोचना की जा रही थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, महासचिव हैं राष्ट्रीय स्वामी प्रसाद मौर्य, वो सनातन धर्म को लेकर के तमाम तरह जो है अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। वो सनातन धर्म के जो तीर्थ स्थल हैं उन सबको बौद्ध मठ बता रहे हैं। जदयू की जो सरकार चल रही है बिहार में, उसमें मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री हैं, वो रामचरितमानस पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। तो हुआ ये कि इन तमाम टिप्पणियों की वजह से विपक्षी दल के जो नेता इन कार्यक्रमों में शामिल हो रहे थे, ये एंकर उनसे थोड़े तीखे सवाल पूछ ले रहे थे, थोड़ी डट करके खड़े हो जा रहे थे कि भाई इस पे जवाब तो दो कि सनातन को नष्ट करने की, सनातन को खत्म करने की बात कह रहे हैं आपके सहयोगी, आपका उस पर क्या मत है। तो वो उस मत को जाहिर नहीं कर पा रहे थे। सबसे बड़ी समस्या थी कांग्रेस के साथ, क्योंकि जिन 5 राज्यों में इस समय चुनाव होने हैं इस साल के अंत तक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इनमें से 3 राज्यों में जो कांग्रेस है वो थोड़ी मजबूत स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में तो उसकी सरकार है, भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी तरीके से पिछला चुनाव जीता था और वर्तमान में वो मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी वहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने सरकार बना ली थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने तमाम विधायकों और सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई और वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान की वहाँ पर सरकार है। तो कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अशोक गहलोत जी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और उनके तमाम मंत्री सनातन धर्म के अनुयायियों को रिझाने में लगे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हिंदू मतदाता जिस तरह से भाजपा के साथ चलता है वो उससे छिटक कर उनके पाले में आ जाए। इसीलिए तमाम तरह की योजनाएं लागू करने की वो लोग बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तो बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हनुमंत कथा करवा चुके हैं। वो अभी चंद रोज पहले विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण का उन्होंने आयोजन कराया छिंदवाड़ा क्षेत्र में। वो एक प्रखर हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने तो भारत को हिंदू राष्ट्र भी बता दिया। अब एक तरफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो कांग्रेसी नेता हैं वो सनातन की राह पर चल रहे हैं, सनातन धर्म को सब कुछ बता रहे हैं और सनातन धर्म को मानने वाले तमाम मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी ओर तमिलनाडु से इसी गठबंधन के सहयोगी उदयनिधि स्टालिन, और सिर्फ उदयनिधि स्टालिन नहीं, कांग्रेस के ही नेता प्रियांक खड़गे और कार्ति चिदम्बरम उनके स्वर में स्वर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन धर्म का उन्मूलन हो जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब सोचिए, ऐसे असमंजस की स्थिति में अगर वो अपने प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट पे भेजें, लाइव वो कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हो, भाई आपको अखबारों के लिए प्रेस विज्ञप्ति देनी है तो आप जो चाहेंगे लिख के दे देंगे, अखबार छापेगा या नहीं छापेगा, या उसका जो अंश उसे छापना है वो छाप देगा। लेकिन लाइव डिबेट में तो आपको सीधे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और अगर पत्रकार तर्कों के आधार पर आपको सवाल पूछेगा तो समस्या तो होगी। ध्यान कीजिए, सन 2019 में जब राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हार गए थे और कांग्रेस 52 के आंकड़े पे खसक के आ गई थी, एक बार फिर वो इतनी भी सीटें नहीं जीत पाई कि नेता प्रतिपक्ष का उसको दर्जा मिल पाए। लोकसभा में 52 सीटें जीती थी केवल। तब भी 1 महीने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं को किसी भी डिबेट में शामिल होने से रोक दिया था। यही हालत हुई थी समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव जी ने भी अपने प्रवक्ताओं को किसी भी टीवी डिबेट में जाने से रोक दिया था।
तो जब लगता है कि सवाल कठिन होंगे, इनके जवाब देने से बड़े नुकसान हो सकते हैं, तो एक ही तरीका है कि साहब हमने बहिष्कार कर दिया। कल्पना करके देखिए कि अगर किसी टीवी चैनल ने या किसी मीडिया संस्थान ने इन तमाम विपक्षी दलों में से किसी भी दल का या उसके किसी भी प्रवक्ता का बहिष्कार कर दिया होता, तो यही अभी पूरी दुनिया में कूद कूद के कह रहे होते कि देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई है। प्रवक्ताओं को मौका होता है जब वो टीवी डिबेट में बैठे होते हैं कि वो अपनी बात, अपनी पार्टी की बात पूरे देश के सामने रख सकें, लेकिन वो रखें क्या बात, उलझ जाते हैं सवालों में। इसीलिए बचने का एक ही तरीका निकाला कि हम जो है इन टीवी चैनलों के कार्यक्रमों में, इन जो पत्रकार हैं, इन पत्रकारों के टीवी शोज में भाग ही नहीं लेंगे। तो इससे क्या हासिल होगा, ये देखिए। ये असलियत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी स्थिति खराब होने से बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के जो बयान हैं उन पर उठ रहे सवालों से बचने के लिए इस तरह का जो बहिष्कार का फैसला लिया गया है, ये समझ में आ रहा है। जिस तरह से तमिलनाडु के एक मंत्री ने ये कह दिया है कि विपक्षी गठबंधन बना ही सनातन का विरोध करने के लिए है। अब सनातन धर्म को मानने वाले जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की, वो सोच रही है कि आखिर विपक्षी गठबंधन को मजबूत करके हम किसे मजबूत करेंगे। इन तमाम सवालों से बचने के लिए ही इस तरह के बहिष्कार का फैसला लिया गया है। मेरे ख्याल से एक बार विचार करना चाहिए विपक्षी दलों के लिए कि इससे उन्हें लाभ नहीं, इससे भी उनको नुकसान ही होगा, क्योंकि एक बार उनका ये चरित्र सामने निकल के आ गया है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के कितने पक्षधर हैं, लोकतंत्र की जो सुंदरता है उसको बनाए रखने के कितने पक्षधर हैं। राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है उसमें कुछ पत्रकारों के लिए किस तरह से नफरत कूट कूट के भरी हुई है, ये भी लोगों के सामने आ रहा है। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।